कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बहुत ही सादर अभिनंदन करते हुए जय हिंद। और आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले दो वीडियो में मैंने तोप नामक कविता की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी और उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी व्याख्या। और आज हम आपको तोप नामक कविता, जो कि वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कविता है, बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है, प्रेरणास्पद कविता है। इस कविता से संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक में यानी स्पर्श भाग 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य 4 प्रश्नों की व्याख्या मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विरासत में मिली हुई चीज़ों की इतनी संभाल क्यों की जाती है, इसको स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले तो हमें ये बताना होगा कि एक पीढ़ी के सामने जब दूसरी पीढ़ी आती है तो पहली पीढ़ी अपने नई पीढ़ी को कुछ न कुछ विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में वह अवश्य प्रदान करती है। तो यहाँ पर जिस विरासत की बात की गई है वह राष्ट्रीय विरासत की बात की गई है, राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है और उसमें यह दर्शाया गया है कि हमको सन 1857 में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से जो पदार्पण किया था, उस वक्त भारत के जितने भी ये विशाल अखंड भारत के जितने भी राज्य थे वो सभी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे और उनमें एकजुटता, एकता और अखंडता की भावना नहीं थी। एक राजा दूसरे राजा के साम्राज्य को या राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित करने के लिए आपस में विवादास्पद स्थितियों को उत्पन्न करते थे और समय समय पर उनके ऊपर आक्रमण किया करते थे। तो भारत की यह बहुत बड़ी कमज़ोरी कही जा सकती है। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को परास्त ही नहीं किया, अपितु अपने शोषण और दमनकारी नीतियों से हम सभी को बहुत ही हतोत्साहित किया, मर्माहत किया, मौत के घाट भी उतारा। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर कविश्रेष्ठ ने पूछा है कि विरासत में मिली हुई चीज़ को हम इतना संभाल कर क्यों रखते हैं। अंग्रेज़ों ने जब भारत पर राज्य करना चाहा तो उस वक्त उन्होंने तोप का इस्तेमाल किया। एक सशक्त हथियार उसको नहीं कह सकते हैं, एक मशीन जो कि विशालकाय मशीन हुआ करता था और उसमें बारूद के गोले को भरकर वो भारतीयों के शूरवीरों के परखचों को उड़ा दिया करता था। इसी तोप को कविश्रेष्ठ ने विरासत कहकर पुकारा है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित जो उद्यान था, बाग था, उसी बाग के मुहाने पर यानी उसके सिंह द्वार पर यह तोप आज भी विरासत के रूप में रखी गई है, धरोहर के रूप में रखी गई है और उसकी बड़ी ही संभाल, उसकी देखभाल संभाल भी की जाती है। उसमें नया रंग रोगन लगाया जाता है ताकि आने वाली जो नई पीढ़ियां होंगी और देश विदेश के जो सैलानी होंगे उनको इस बात का पता चल सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह 150 वर्षों तक शासन करके इसी तोप के माध्यम से भारत के शूरवीरों और क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आपको लिए चलते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। इस कविता से तोप के विषय में हमें यही जानकारी मिलती है कि यह बड़ी ही सशक्त मशीन होती है जिससे
एक साथ असंख्य प्राणियों के प्राण को हम हताहत कर सकते हैं। तोप का इस्तेमाल सबसे पहले अंग्रेजों ने ही भारत देश में किया। इसके पहले तो हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि से, तलवार इत्यादि से युद्ध हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल करके भारतीयों को अपने पैरों तले कुचल डाला, उन्हें मौत के घाट उतार डाला। तो तोप अपने आप में बहुत ही सशक्त एक हथियार कह सकते हैं, एक मशीन कह सकते हैं, और यही मशीन वर्तमान समय में बहुत ही अत्याधुनिक तरीके का हो गया है, जिसको प्रक्षेपास्त्र कहा जा सकता है। तीसरे प्रश्न की ओर अब हम आपको लिए चलते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या शिक्षा देती है? कंपनी बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित जो उद्यान है, जो बाग है, उसके जो सिंह द्वार पर जो तोप रखी गई है, वह शिक्षा हमें यही देती है कि बहुत लंबे समय तक क्रांति की स्थिति बहाल नहीं हो सकती, पर लंबे समय तक युद्ध का काल नहीं हो सकता। वो एक न एक दिन, जितने भी बड़ा से बड़ा हथियार क्यों न हो, विरोधी भले ही हमसे शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन ऐसा अवश्य आता है कि उनकी शोषणकारी, दमनकारी नीतियां और हथियारों का इस्तेमाल, इसको अपने आप उसका मुंह बंद कर देना होता है, और युद्ध के स्थान पर शांति की स्थापना अवश्य की जा सकती है। तोप से किसी को भी भयाक्रांत बाद में चलकर नहीं किया जा सकता। भयाक्रांत का अर्थ होता है भयभीत करना, आतंक मचाना, जैसा कि इस तोप ने कहा है कि किसी ज़माने में हमने भारतीय शूरवीरों की परखचों को, धज्जियों को हमने उड़ा दिया था। तो तोप यही शिक्षा देती है कि आने वाले समय में युद्ध की स्थिति किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, शांति की स्थापना ही होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध काल में चाहे भारत देश हो और चाहे विदेशी कोई दूसरा देश हो, दोनों पक्षों की लड़ाई में मानवता हताहत होती है, मानवता पूर्ण रूप से विनष्ट होती है, और जान और माल दोनों की ही हानि को हमें स्वयं झेलना पड़ता है। और अंतिम प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे? कविता में 2 बार तोप को चमकाने की बात इसलिए की गई है कि हम भारतीयों ने बड़े लंबे समय तक जो संघर्षशील होकर क्रांति की चेतना को जागृत करते हुए, युद्ध लड़ते हुए, जेलों में जाकर अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण नीतियों को सहन करके, फांसी के फंदे पर लटक कर, हमने बड़े मुश्किल से 150 वर्षों के पश्चात आज़ादी को हमने प्राप्त किया है। तो यह जो तोप जो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, तो सन 1947 में हम सभी को आज़ादी मिली थी। पहली आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई, तो उसको हम बड़े मतलब प्रसन्नतापूर्वक, आह्लादित होकर पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं। यह एक राष्ट्रीय तिथि कहलाती है, और अपने शूरवीरों को, जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर भारत माता की रक्षा की थी, उन्हें हम याद करते हैं। और दूसरी तिथि जो होती है वह 26 जनवरी के नाम से, यानी कि गणतंत्र दिवस के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमारे देश में राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। और इसी लोकतंत्र की स्थापना के साथ हमने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी पूरी टीम ने, तो जो संविधान का निर्माण हुआ, तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत देश में लोकतंत्र
का अधिनियम पास हुआ, संविधान के तमाम नियमों को हमने लागू किया। तो इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहकर हम पुकारते हैं और उसमें आज़ादी के जश्न को मनाते हैं। तो ये जो दो राष्ट्रीय पर्व है, इन्हीं दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर इस कंपनी बाग के सिंह द्वार पर रखे हुए तोप को रंग रोगन लगाकर उसको भली प्रकार से नवीनीकरण किया जाता है, उसको चमकाया जाता है, ताकि आने वाली अनंत काल तक पीढ़ियां अपने इतिहास को भली प्रकार जान सकें, समझ सकें और दोबारा भारत देश पर किसी शत्रु राष्ट्र का हमला न हो सके, इसके लिए कृत संकल्पित हो सकें। धन्यवाद।